हमने डिस्कस किया था, लास्ट डिस्कस किया था हमने प्लेगरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो प्लेगरिज्म के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली थी। प्लेगरिज्म क्या है कि आप किसी दूसरे के डाटा को या किसी दूसरे के इंटेलेक्चुअल वर्क को, तो इंटेलेक्चुअल वर्क का मतलब यही है कि किसी ने अपने एफर्ट लगाए, पैसा लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपना क्रिएटिविटी लगाई और कोई चीज़ डिज़ाइन की, और उस डिज़ाइन को किसी दूसरे ने कॉपी किया और अपने नाम से मार्केट में उसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो वही हमारा प्लेगरिज्म कहलाया था। तो प्लेगरिज्म के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, क्या क्या चीज़ प्लेगरिज्म के अंदर आती हैं वो हमने पढ़ लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लेगरिज्म इज ऑफेंस। प्लेगरिज्म एक अपराध है, कैसे है, क्या उसके लिए करना होगा। देखिए, कह रहा है इफ प्लेगरिज्म इन्वॉल्व कॉपिंग नॉट ओनली आइडिया, केवल आइडिया को कॉपी करना नहीं, अगर also a substantial portion of a copyrighted work without attribution and without permission। कह रहा प्लेगरिज्म केवल किसी दूसरे के काम को कॉपी करना ही नहीं है, उसके अंदर ये भी इंक्लूड है कि आपका अगर कोई कॉपीराइटेड एक्ट है, कॉपीराइट मतलब आपने पहले से कोई लोगो बनाया हुआ किसी कंपनी का, उसका आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, वो भी अगर आप कॉपी करते हैं तो भी वो किस में आएगा, प्लेगरिज्म के अंदर आपका आएगा। ठीक, तो कह रहा है इट वुड अमाउंट टू बोथ कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट एंड वायलेशन ऑफ स्पेशल राइट ऑफ द ऑथर टू बी क्रेडिटेड। कह रहा फिर आपके उस केस में दो टाइप के जो केस हैं या दो टाइप के लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पहली कि आपने जो कॉपीराइट एक्ट था उसका उल्लंघन किया है, दूसरा आपने जो स्पेशल राइट है ऑथर का क्रिएटिविटी वाला उसका भी उल्लंघन किया है, कि आपको पता था कि आपके जो ऑथर है जिसका आपने चीज़ चुराई है उसने पहले से कॉपीराइट किया हुआ, फिर भी आपने उसकी कॉपी बनाई और अपने नाम से प्रेजेंट किया। एक लो तो वो हो गया। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला, कि दूसरे की किसी की हुई मेहनत को आपने अपने नाम से प्रेजेंट किया। तो दो टाइप के लॉ आपके चलेंगे। तो कह रहा है कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट एंड वायलेशन ऑफ एन ऑथर्स राइट टू बी क्रेडिटेड आर बोथ सिविल रॉन्ग्स एंड क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल रॉन्ग मतलब नागरिक रूप से भी आपके वो गलत हैं, और दूसरा क्रिमिनल अपराध की दृष्टि से भी आपके वो गलत है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो मोस्टली एक ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेगरिज्म। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 डेफिनेशन में से कोई भी 2 डेफिनेशन उठा के आपसे पूछ लेगा। तो इसके अंदर इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं आएगी जो आपकी, या आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि लॉ की कौन सी नंबर लॉ था वो, या उसके अंदर क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। केवल आपसे पूछेगा प्लेगरिज्म क्या है, कैसे उसको हम रोक सकते हैं। तो रोकने वाले जो काम थे हमने ऊपर भी पढ़े थे, हाउ नॉट टू प्लेगराइज, कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है अपना डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के रूप में, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। और उससे पहले पूछता है डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा। पहला पूछेगा डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है, फिर पूछता है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या है। तो दोनों अलग चीज़ है, तो इसको ध्यान से लिख के आना। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट पूछे तो राइट के बारे में बताएं, अधिकार या आप उस लॉ के बारे में बताएं, और डिजिटल प्रॉपर्टी पूछता है तो डिजिटल प्रॉपर्टी है क्या उसके बारे में बताएं। तो जहाँ तक डिजिटल प्रॉपर्टी का सवाल है तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं या यहाँ पे भी देख सकते हैं, दोनों सेम ही है। करेक्ट, डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर टू एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू जो आपके बारे में है या आपके द्वारा बनाई गई है, और जो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डिजिटल फॉर्म में यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सेव है फाइल के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के रूप में, आइदर ऑनलाइन, चाहे वो ऑनलाइन हो किसी वेबसाइट पे या आपकी किसी स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव हो, वो दोनों ही टाइप की चीज़ें आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपसे बिलोंग करती है या आपने उसको क्रिएट किया है और जो डिजिटल फॉर्म के रूप में आपके ऑनलाइन अवेलेबल है या आपके पर्सनल हार्ड ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, both are called digital properties, and all of your digital property comprise what is known as digital asset। और इन दोनों को या इन जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी हैं उनको एक साथ एक टर्म में बोलना हो तो उनको डिजिटल एसेट्स भी बोलते हैं। ऐसे संसाधन जो आपने क्रिएट किए हैं। ये एस्टेट इसने बोला है, ये एस्टेट नहीं होगा, ये एसेट्स होगा, इसको ठीक कर लेना। ये एसेट्स आएगा यहाँ पे, एस्टेट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके वो डिजिटल एसेट्स बोले जाते हैं। अब उसने एग्जांपल दिए हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपका कोई ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट हो, आपकी ईमेल हो, कम्युनिकेशन अकाउंट हो, कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, कोई शॉपिंग अकाउंट हो, कोई फ़ोटो हो, वीडियो हो, शेयरिंग अकाउंट हो, वीडियो गेमिंग अकाउंट हो,
किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो डिजिटल फॉर्म में है वो सारी की सारी किस में आएगी, डिजिटल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। ठीक, इसके बाद देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके, हमें पता ही, हमने पहले पढ़ा था कॉपीराइट कराते हैं, हम उसको ट्रेडमार्क कराते हैं या पेटेंट कराते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर उसका कोड है। यू मे हैव रिटन एंड ओन, जिसको आपने या तो खुद लिखा है या किसी से परचेज किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। अब बात आती है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स की। कह रहा लीगली ए पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट और द ओनर हु हैड गॉट इट डेवलप्ड बाय पेइंग लीगली इज द लीगल ओनर ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। कह रहा डिजिटल प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, वो बंदा जिसने या तो कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, जैसे हम कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज करके फिर उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारा जो परचेज किया वो हमारे लिए एक स्पेसिफिक लाइसेंस हमें मिलता है, तो वो लाइसेंस हमसे बिलोंग करता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हमारी डली होती है, तो हम उसके क्या हैं, लीगल ऑनर हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोई खुद से कोई कोड डेवलप किया है, खुद से कोई आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो भी आपका किस में आएगा, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आएगा। तो कह रहा है ओनली द ओनर कैन यूज एंड डिसाइड who all and in what form can his or her digital asset may be used by other, whether by making payment or buying it or by obtaining its license or uses right etc। और कह रहा है केवल जो ओनर है उस चीज़ का वही डिसाइड कर सकता है कि ये जो आपने डिजिटल एसेट बनाया है या डिजिटल प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उसको आगे किसको आप दे सकते हैं, कौन आपसे परचेज कर सकता है, आप उसे पैसे में बेचेंगे, आप उसे लाइसेंस की फॉर्म में बेचेंगे, या आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट बेचेंगे, ये पूरा का पूरा अधिकार केवल आपके डिजिटल उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसका रहता है। इसके बाद आते हैं आपके थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थ्रेट क्या है, ठीक, थ्रेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थ्रेट्स हम पढ़ रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी के क्या है। देखिए अब डिजिटल प्रॉपर्टी को लेकर, यानी जो भी हमने चीज़ें बनाई या क्रिएट की या परचेज की, उनको किस तरीके की नुकसान वो झेल सकते हैं, या किस टाइप का नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है डिजिटल प्रॉपर्टी को लेकर, कैसे वो चोरी होती है, कैसे वाली जो बात है वो यहाँ से शुरू होती है, कैसे वो चीज़ें जो है आपकी चोरी की जाती है। देखिए सबसे पहले कह रहा डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स। अब क्या करते हैं, सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, ठीक, सॉफ्टवेयर परचेज किया, वो मार्केट में आपको 2000 रुपीज़ का मिल रहा है, मार्केट में आपको 2000 रुपीज़ का मिल रहा है। आपने कहा यार नहीं परचेज नहीं करेंगे, पैसे नहीं है, हमें तो कोई ऐसा फ्री वाला तरीका बताओ जिससे कि हम वो सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर लें, पैसे भी ना देने पड़े। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपके पेनिट्रेशन टूल बनाए गए हैं। पेनिट्रेशन टूल का क्या काम है, पेनिट्रेशन टूल का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन का टूल का मतलब होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी है उसको ब्रेक कर दिया जाए, और ब्रेक होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर फुल वर्जन की तरह काम करे। आपने सुना होगा कुछ वर्जन फुल होते हैं, कुछ ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर को ही फुल वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है इन पेनिट्रेशन टूल्स की हेल्प से, और उनको बोला जाता है क्रैक्स या कीजन्स। और ये क्रैक्स और कीजन बनाने वाले भी आप हम में से ही लोग होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हैं, वो उस पर्टिकुलर कोड को मॉडिफाई कर देते हैं जिससे कि आपका वो सॉफ्टवेयर एज ए फुल वर्जन काम करता है बिना पैसे दिए। तो कैसे देखें, कह रहे हैं ऑल दो वन नीड टू बाई यूजेज राइट और लाइसेंस टू यूज ए डिजिटल प्रॉपर्टी। कह रहे हैं हालांकि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो या तो आपको उसको परचेज करना पड़ता है या उसके लाइसेंस को लेना पड़ता है। तो कह रहा है देर आर मैनी पेनिट्रेशन सॉफ्टवेयर टूल्स सच एज क्रैक्स एंड कीज एंड टूल्स क्रिएटेड बाय हैकर्स टू पेनिट्रेट योर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। कह रहा है कि आपके जो हैकर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, उसके अंदर आपका एंटर कर जाएंगे, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसको अनऑथराइज तरीके से फुल वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आप फ्रीली उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बिना पैसे दिए, विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर इट। पैसा आपने कुछ नहीं दिया लेकिन वर्जन आपका फुल काम कर रहा है
ट्रायल वर्जन को ही उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फुल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग पेनिट्रेशन टूल्स। कौन कौन से? क्रैक्स एंड कीजन्स। तो वो आपकी इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर काम करे, क्योंकि जैसे ही उसका कोई अपडेटेड वर्जन आता है, अपडेटेड वर्जन जैसे ही आप अपडेट करते हैं, कभी भी आप अगर कोई इस टाइप का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा वो, जिससे भी आप उस लेंगे या जिस भी साइट से आप डाउनलोड करेंगे इस तरीके का सॉफ्टवेयर, तो वो कहेगा कि सर इसको अपडेट मत करना। अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो कंपनी जो है उस नए अपडेट के अंदर वो नए फीचर ऐड कर देती है, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर आपका वो सॉफ्टवेयर वापस से फुल वर्जन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रायल वर्जन में। क्योंकि कंपनी को इन्फॉर्मेशन लग जाएगी कि आपने उसको लीगली जो है वो परचेज़ नहीं किया है, तो लीगली परचेज़ नहीं किया तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रायल वर्जन में। कई बार अगर आपने देखा होगा आपके लैपटॉप्स के अंदर आपकी विंडोज़ डली होती है, तो काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद कई बार आपको दिखाता है राइट कॉर्नर में एक्टिवेट योर विंडो। वो एक्टिवेट योर विंडो क्यों बोलता है? क्योंकि जो विंडो हम यूज़ कर रहे थे अब तक वो पायरेटेड थी, उसको क्रैक किया गया था, कीजन्स का यूज़ किया गया था। लेकिन जैसे ही हमने उस विंडोज़ को अपडेट किया, अपडेट होते ही वो वापस से किस वर्जन पे चला गया? ट्रायल वर्जन पे चला गया। तो वो आपको टाइम दिखाता रहता है कि इतने दिन में आप इसको परचेज कर लें, एक्टिवेट करें आपकी एक्टिवेशन की के साथ। तो एक्टिवेशन की हमें तभी मिलती है जब हम उस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं। तो वो डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल ही होते हैं जो अब तक हमें उस सॉफ्टवेयर के यूज़ करने में हेल्प करते हैं फुल वर्जन में। इसके बाद आता है स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग द कोड ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करें किसी डेवलपर ने कोई सॉफ्टवेयर आपका बनाया, और उसका जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है, सोर्स कोड मतलब उसकी एक्चुअल जो कोडिंग है, उस एक्चुअल कोडिंग को ही क्या कर लिया? चुरा लिया, और उसको चुरा के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट किया, और उस सॉफ्टवेयर को अपने नाम से क्या कर दिया? मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्लेगराइजिंग दी कोड्स। कोड्स का मतलब यहाँ पे आपका किससे है? आपके प्रोग्रामिंग कोड से है, सोर्स कोड से है। तो कह रहा है समटाइम अदर डेवलपर समहाउ, कह रहा है कई बार जो दूसरे डेवलपर होते हैं किसी तरीके से गेट होल्ड ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड, आपके सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो है उसको ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, एंड देन क्रिएट प्लेगराइज वर्जन ऑफ योर कोड, और आपके ही कोड का प्लेगराइज वर्जन बना देते हैं और उसको अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लेते हैं। तो कह रहा है अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो चुराते हैं आपका क्या? सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का, यूज़ इट टू बिल्ड देयर ओन वर्जन, और उसी की हेल्प से अपना नया वर्जन बनाते हैं अपने नाम से, और फिर उसको बेचते हैं किसी दूसरी या अपनी कंपनी के नाम से। तो इस टाइप के सेम टाइप के सॉफ्टवेयर आपको देखने को आपके जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है उस पर देखने को मिल जाएंगे। एक ही टाइप के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने चलो सोर्स कोड नहीं चुराया, लेकिन आइडिया तो फिर भी आपका क्या हुआ? प्लेगराइज हुआ, आइडिया आपका चुराया गया, ठीक। तो वो सोर्स कोड आपका चुराते कैसे हैं वो वाली अगर हम बात करें, तो सपोज करें आपका ही साथी है कोई डेवलपर, ठीक है, जो आपके साथ ही काम करता है। आप अपने सिस्टम पर काम कर रहे थे, वो कुछ टाइम के लिए छोड़ के चला गया अपने सिस्टम को, इधर उधर टहलने गया, आपने उसके सिस्टम पे पेन ड्राइव लगाई, सोर्स कोड की फाइल जो थी उसकी सिस्टम की, उसको कॉपी किया अपनी पेन ड्राइव में और उसको अपने घर ले गए। तो ये एक नॉर्मल सा आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्लेगराइज वाली कंडीशन होती है। लेकिन जिस कंपनी में लोग काम करते हैं वहाँ पे क्लियरली आपका एक एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर आपका जो कोड है जो आपने जनरेट किया है वो आपने किसी को सेल किया, या हमारा कोई एप्लीकेशन या कंपनी की कोई एप्लीकेशन आपने किसी दूसरे को सेंड की, तो फिर उस केस में आपको सज़ा हो सकती है, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ वो चीज़ें लिखी होती हैं। इसके बाद आता है कि भैया डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे हो, इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या सॉल्यूशन है। हमें दिक्कत तो पता लग गई, पेनिट्रेशन टूल को यूज़ कर लेंगे, या फिर कोड या आपका जो सोर्स कोड है उसको प्लेगराइज कर लिया जाएगा या स्टील कर लिया जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि आपका राइट जो है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट जो है उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। कह रहा देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ थ्रेट टू डिजिटल प्रॉपर्टी, देयर आर मैनी वेज यू कैन इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। कह रहा कई तरीके हैं इंश्योर करने के कि आपकी प्रोटेक्शन रहे, उनमें से कुछ तरीके हैं एंटी टेम्पर सॉल्यूशन। एंटी टेम्पर सॉल्यूशन का क्या मतलब? देखिए, एंटी टेम्पर सॉल्यूशन का मतलब है
कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर इस टाइप का कोड आपका बनाया जाए कि वो टेम्पर प्रूफ हो, यानी उसके अंदर जो है चेंजेस करना पॉसिबल ना हो, बिना किसी, ना ही किसी टाइप के पेनिट्रेशन टूल से, ना ही मैनुअली। यानी आपका जो सिक्योरिटी है वो इतनी स्ट्रांग हो कि उसके अंदर पेनिट्रेट ही ना कर पाए आपका हैकर। तो कह रहा है देर आर मैनी एंटी टेम्पर सोल्यूशन अवेलेबल टुडे विच इंश्योर दैट योर डिजिटल प्रॉपर्टी इज टेम्पर प्रूफ। These anti-tamper solutions use a host of advanced technology to prevent hackers from hacking. कह रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके अंदर आपका कोड ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि हैकर उसके अंदर एंटर ही ना कर पाए। रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग योर डिजिटल प्रॉपर्टी सच एज यूटिलिटी टूल, सॉफ्टवेयर, एप्स, वीडियो गेम एक्सेट्रा। कह रहा है और उसके अंदर जो है हैकर जो है उस पर्टिकुलर कोड को हैक ही नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, या आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएगा, चेंजेस भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपके यूटिलिटी टूल हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐप्स हों या वीडियो गेम्स हों। तो पहला तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कि एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस का यूज़ करें, टेम्पर प्रूफ आप अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को करने की कोशिश करें। दूसरा, लीगल क्लॉज। ये आजकल आपको सब देखने को मिलता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय टर्म एंड कंडीशन आती है, और उस टर्म एंड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि अगर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉपी कहीं पे बनाई जाती है या इसके सोर्स कोड को कहीं पे यूज़ किया जाता है तो वो आपका लीगली जो है वैध नहीं है। वो लीगली आप उस केस में फिर फंस सकते हो, आपके ऊपर कंपनी केस कर सकती है। तो लीगल क्लॉज बनाए जाएँ, ऐसी टर्म एंड कंडीशन बनाई जाएँ आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि लोग जो हैं उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और उसके उन टर्म एंड कंडीशन के बेस पर जो है वो अपना जो ख्याल है उसको त्याग दें कॉपी पेस्ट करने का या उस कोड को प्लेगराइज करने का। Add legal clause in the clause of your software digital property. You must include a transparent clause in your software terms of service that prohibits the scrapping of your software code for reuse. कह रहा आप अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये डाल दें कि भैया इसका जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है उसको रीयूज़ नहीं कर सकते आप, बिना मॉडिफाई किए या डायरेक्टली भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही अपने नाम से उसको आप कहीं पे बेच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कह रहा दिस इज़ अ साउंड लीगल बैकअप फॉर यू। कह रहा और ये सबसे आसान तरीका है आपकी लीगली किसी चीज़ को रोकने का। इसके अलावा क्या कह रहा है, लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। ये एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन्होंने दिया। कह रहा है कि जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, अब कई बार क्या होता है कि सपोज किसी एक बच्चे ने क्या किया, आपका एक सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, ठीक, उस सॉफ्टवेयर को उसने लीगली परचेज किया है, बिल्कुल उसके पास सारे प्रूफ वगैरह भी हैं, सब हैं, उसके पास आपका लाइसेंस कोड भी है, लेकिन उसने अपना जो कंप्यूटर है उसमें तो डाला ही उस सॉफ्टवेयर को, अपने फ्रेंड को भी दे दिया कि ले मेरे पास ना फुल वर्जन है, मैंने परचेज किया और तू भी यूज़ कर ले। दो सिस्टम पे हो गया। आपका जो फ्रेंड है उसने अपने फ्रेंड को बांट दिया। इस तरीके से आपने पे तो किसका किया, एक सॉफ्टवेयर का, यूज़ कौन कर रहे हैं, मल्टीपल लोग। तो उस लिमिट ऑफ शेयरिंग को भी अगर रोक दिया जाए तो भी आपका प्लेगरिज्म जो है बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ही सॉफ्टवेयर से काम चलेगा, एक बार के ही सॉफ्टवेयर परचेज करने से काम चल जाएगा, तो यूज़र को जो दूसरा यूज़र है वो कभी परचेज करेगा ही नहीं। तो उसको कंट्रोल कर देंगे तो हमारी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। कह यू शुड शेयर योर सोर्स कोड ओनली विद द ट्रस्टेड इंडिविजुअल हु आर पार्ट ऑफ डेवलपर टीम। कह रहा सॉफ्टवेयर कोड को केवल उसी को शेयर करें जो आपके डेवलपमेंट टीम में जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उसने दूसरे का कोड क्या कर लिया था, चुरा लिया था। तो कह रहा है आप अपनी डेवलपमेंट टीम जो है जो उस कोड को बना रही है उसमें केवल उसी को शेयर करें जो कि आपका ट्रस्टेड बंदा है, ट्रस्टेड जिसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। और कह रहा है आपको डिजिटल राइट मैनेजमेंट डीआरएम सॉल्यूशन को भी यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीइंग स्क्रैप्ड फॉर सोर्स कोड यूजिंग डीकम्पाइलर्स। कि आपका जो सोर्स कोड है वो स्क्रैप ना हो, यानी उसको एक नॉर्मल सोर्स कोड की तरह सारे यूज़ करते फिरें,
आप उसको आगे शेयर करते जा रहे हैं, उस चीज़ को भी क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो आपकी जो शेयरिंग है सोर्स कोड की, उसको हम लिमिटेड करते हैं। लिमिटेड करते ही फिर आपका जो इलीगल यूज़र है या जो अनऑथराइज यूज़र है वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो आता है ओपन सोर्स फिलोसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब जो है हमारी सारी टर्म एंड कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट वाली शुरू होंगी, इसके अंदर से आपके और एक एक नंबर के क्वेश्चन या दो दो नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी दो डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा और पूछेगा कि इनके बारे में डिटेल में बताएं। तो देखिए, ओपन सोर्स फिलोसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। दो टाइप के आपके सॉफ्टवेयर आपके मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। एक बोला जाता है फ्री सॉफ्टवेयर और एक बोले जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो 101% आपसे एक क्वेश्चन जरूर करेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस पर ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसके अलावा जो और आगे बनेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। तो कह रहा है ब्रॉडली द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू रेफर टू दोज कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स whose license do not impose much conditions। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो उन कैटेगरी के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होता है। ये टर्म उनके लिए यूज़ होती है जिनके अंदर लाइसेंस से रिलेटेड कंडीशन नहीं होती कि आपको परचेज ही करना पड़ेगा। ठीक, कह रहा सच सॉफ्टवेयर जनरली गिव यूजर फ्रीडम to run use the software for any purpose, to study and modify the program and to redistribute copy of either the original or modified program। तो कह रहा है इस टाइप के जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर आपको ये फ्रीडम देते हैं कि आप उस सॉफ्टवेयर को कहीं भी रन कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्टडी पर्पज़ के लिए हो या उसके प्रोग्राम को आप मेन प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं और उस मॉडिफाइड किए हुए प्रोग्राम को भी आप आगे क्या कर सकते हैं, कॉपी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट हैविंग टू पे रॉयल्टी टू प्रीवियस डेवलपर, और वो भी बिना किसी चीज़ का पे किए हुए। यानी आपने किसी टाइप की पेमेंट नहीं देनी। आपका ओपन सोर्स है, आपको सोर्स कोड पहले ही प्रोवाइड कर देगा उस सॉफ्टवेयर का, उसमें आप चेंजेस करें, अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाएं, आगे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें। तो इसके अंदर जो है दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है फ्री सॉफ्टवेयर मीन द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल, कैन बी फ्रीली यूज, चेंज, इम्प्रूव्ड, कॉपीड, डिस्ट्रीब्यूट बाय ऑल हु विश टू डू सो। कह रहा है फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको फ्रीली हम यूज़ कर सकें। फ्री आपका होता है बिना किसी कॉस्ट के, कोई कॉस्ट हमें नहीं देनी। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, उसको हम आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कह रहा है एंड नो पेमेंट आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर, और इन फ्री सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के लिए हमें किसी टाइप की कोई भी पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हों, जिनको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, जिनको आप चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, जिनको आप कॉपी कर सकें, जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ऑल दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्री सॉफ्टवेयर। उनको हम फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसके अंदर मोस्टली आपकी जो फ्रीडम बताई गई है वो 5 पैमानों पर बताई गई है कि किस किस टाइप की फ्रीडम फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस चीज़ को आप छोड़ देना, इन चीज़ को याद करना ज़रूरी है। देखिए, ये एक रिचर्ड स्टॉलमैन एक आपके बंदे थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को लाए थे। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के रूप में उन्होंने एक जो है संस्था बनाई थी और उसमें उन्होंने चाहा था कि जो लोग हैं वो फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं होती कि आपके जो सॉफ्टवेयर है उनको परचेज किया जा सके। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था रिचर्ड स्टॉलमैन्स ने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने जब अपनी डेफिनेशन बताई आपके फ्री सॉफ्टवेयर की, तो उसमें 3 से 4 फ्रीडम उन्होंने इंक्लूड की। पहली फ्रीडम 0 जिसको बोला गया, कह रहा था फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस। पहली फ्रीडम थी कि इस प्रोग्राम को कैसे भी रन किया जा सकता है किसी भी पर्पस के लिए। फ्रीडम 1 के अंदर उन्होंने क्या बताया,
The freedom to study how the program works, adapt it for your needs, access to the source code is a precondition for this. दूसरी फ्रीडम उन्होंने दी कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं नया, और कैसे आपको उसका सोर्स कोड प्रोवाइड होगा, ये फ्रीडम थी। तो कह रहा है अगर आपने स्टडी करना है प्रोग्राम कैसे काम करना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, उसके बैक एंड साइड की कोडिंग को समझना पड़ेगा। और कोडिंग कब समझ में आएगी, जब आपको हम सोर्स कोड देंगे। तो इस सॉफ्टवेयर की कंडीशन ये थी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स कोड भी मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को समझ सकते हैं कैसे काम कर सकता है और कैसे आप उसको यूज़ करें। दूसरी फ्रीडम दी थी फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी सो यू कैन हेल्प योर नेबर। दूसरी फ्रीडम दी भैया आप इसकी कॉपीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी बांट सकते हो अपने नेबर्स को। तीसरी फ्रीडम, द फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज योर इम्प्रूवमेंट टू पब्लिक सो दैट द होल कम्युनिटी बेनिफिट, एक्सेस टू द सोर्स कोड इज ए प्री कंडीशन फॉर दिस। तीसरी कंडीशन थी कि आप अपने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद उस नए प्रोग्राम को आप बांट सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि कम्युनिटी का क्या हो जाए बेनिफिट। आपको लगा कि ये वाला फीचर इसमें ऐड नहीं है, आपने वो फीचर ऐड कर दिया और उसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।